तो बच्चों कक्षा 9 विषय विज्ञान और लेसन है अपना पहला हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो अपने शुरू कर रखा है। तो इसके जो पहले के जो भाग हैं वो अपने कर चुके हैं। जो अपना न्यू टॉपिक अपने स्टार्ट करना था बाष्पीकरण, इसके बारे में अपने स्टार्ट कर रहे हैं कि बाष्पीकरण क्या है। तो जब पदार्थ की अवस्था है बदलने के लिए उसे क्या है ऊष्मा देना या दबाव देना, दोनों में से एक चीज़ देनी पड़ती है, आवश्यक है, तो ही पदार्थ की जो अवस्था है वो चेंज हो सकती है। तो क्या आपने दैनिक जीवन में आपने कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं? तो अपने एक ही उदाहरण के बारे में बार बार बात कर चुके हैं, अपने बात कर चुके हैं कि जो बर्फ़ है उसको अपने ऊष्मा देंगे, उसको गर्म करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? जल में। और जल को फिर से ऊष्मा देंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? भाप में परिवर्तन हो जाएगा, उसका गैसीय अवस्था में उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वो क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे वो क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जो गीले कपड़े हैं वो क्या हैं? सूख जाते हैं। और इन दोनों उदाहरणों में जल का फिर क्या हुआ कि जो गीले कपड़े हैं वो सूख गए। पहला उदाहरण क्या था कि जो पानी है वो उसको गर्म करें, खुला छोड़ दे तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। तो अपने क्या देखते हैं कि जो गीले कपड़े हैं उनमें जो पानी के कण हैं वो क्या होते हैं? वाष्प रूप में परिवर्तित होकर हवा के साथ मिल जाते हैं और जो पानी है वो अवशोषित हो जाता है हवा के द्वारा और गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। एक निश्चित तापमान उनको मिल जाए तो गैस, ठोस, द्रव इनके कणों में क्या होती है? जो गतिज ऊर्जा होती है उसको गति मिल जाती है। फिर वो कण क्या करते हैं? गति करते हैं। तो द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं? फिर मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से जब कम तापमान हो और उसी द्रव में क्या हो जाए? द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। अब देखो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसके लिए आपको क्या दे रखा है कि आपने ध्यान दिया होगा कि जो बाष्पीकरण की दर है वो निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। बाष्पीकरण की दर कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि जो बाष्पीकरण है वो क्या है? एक सही प्रक्रिया है। बाष्पीकरण एक सही प्रक्रिया है और सही क्षेत्र बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जैसे जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं तो उनका सतह बड़ा होगा और जितने अपने कपड़ों को ज़्यादा लंबी फैलाएंगे तो उतने ही वो क्या होंगे? जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सतह है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। तापमान में जो वृद्धि है वो तापमान बढ़ने पर क्या होते हैं? अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान में वृद्धि की, तापमान बढ़ा और बढ़ने पर जो अधिक कण थे उनको क्या मिल गई? फिर पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल गई, फिर जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में जो कमी हुई, वायु में जो विद्यमान जल वाष्प की मात्रा है उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में क्या होते हैं? एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा से पहले ही से ही अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। देखो इस लाइन को ध्यान से समझो, क्या दे रखा है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर वायु में पहले से ही जो जल वाष्प है
ज़्यादा मात्रा में है तो फिर उस स्थान पर क्या होता है, कणों की जल में जो कणों की मात्रा है वो पहले से ही अधिक है, तो वाष्पीकरण की जो दर है फिर वो क्या हो जाएगी, उस टाइम घट जाएगी। लेकिन जिस जगह पर, जिस स्थान पर पहले से ही हवा में कण नहीं मौजूद, तो वहाँ पर इसकी दर क्या होती है, ज़्यादा होती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्योंकि जो जल वाष्प के कण हैं फिर वो वायु के साथ उड़ जाते हैं और जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा फिर घट जाती है। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? अब देखो, बाष्पीकरण है और इसके कारण शीतलता कैसे होगी। खुले हुए बर्तन है, उसमें रखे हुए द्रव में क्या होता है, निरंतर बाष्पीकरण होता रहता है। तो बाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण हैं अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। कि जैसे ही द्रव में खुले रखे हुए निरंतर बाष्पीकरण होता रहता है तो बाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो तेज धूप वाले जो गर्म दिन हैं उसमें लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जल के बाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो गर्म सतह को शीतल बनाती है। और क्या बाष्पीकरण के कारण शीतल होने के कारण उदाहरण दे सकते हैं? तो ये है कि गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। सूती कपड़े क्या होते हैं, जैसे ही हमें पसीना आता है तो वो उनको सोख लेती हैं, उससे हमें क्या मिलती है, शीतलता मिलती है कि वो सोख लेते हैं। यदि अपने कुछ इस तरह के कपड़े पहने कि जो पसीने को ना सोखे तो वो हमारे लिए फिर दर्दनाक हो सकता है, वो अपने सहन से बाहर हो सकता है। तो अब देखो, अपने 3 की बात की, अपने सिलेबस में 3 ये थी, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं अपने सिलेबस में थी। उसके अलावा जो दूसरी 2 अवस्थाएं और है, ठोस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो ये क्या है, प्लाज्मा, और ये है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। तो इसके बारे में अपने जानते हैं कि जो प्लाज्मा है, इस अवस्था में जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, अधिक उत्तेजित होते हैं और ये कण क्या होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होता है, तो नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है और विद्युत ऊर्जा के प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला जो प्लाज्मा है वो तैयार होता है। और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में क्या होते हैं, एक विशेष रंग की चमक होती है और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो प्लाज्मा कौन सी अवस्था है, किस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, अत्यधिक उत्तेजित होते हैं और इसी गैस के स्वभाव के अनुसार ही प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। इसके बाद है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो यह 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की कुछ गणनाएं की थी और उन गणनाओं के आधार पर ही इन्होंने एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की